अब राजस्थान के राजा उसके सेनापति के रूप में साथ में खड़े हुए हैं। नायिका देवी खुद युद्ध के मैदान में आई हुई है गौरी से लड़ने के लिए। भारतीय इतिहास की रानी ने गौरी जैसे दुर्दांत आक्रांता को दांत खट्टे करके भगाया था यहां से। गौरी की अगले 13 साल तक हिम्मत नहीं भी दोबारा भारत पर अटैक कर ले, और 13 साल बाद जब वो तराइन के युद्ध में दोबारा लड़ने के लिए आया था तो उसका रास्ता चेंज था। गजनी अफगानिस्तान से अटैक करने के लिए कौन है? मोहम्मद गौरी। और इधर से कौन है? आपके मूलराज सेकंड। कौन से वंश का राजा है? चालुक्य। वो बच्चा है इसलिए उसकी माता शासन संभाल रही है। माता का नाम क्या है? नायिका देवी। क्या नाम है? मैंने कई बार आपको बीच में बातें बताई होगी कि अपने गुजरात व्यापार वाणिज्य का बहुत अच्छा केंद्र था, इसलिए हर कोई बंदा कोशिश करता था कि गुजरात लूट ले। गौरी गजनी में राजा, गौरी को लगा कि यार अपने को गुजरात पर अटैक करना है। उसके लिए फेवरेबल कंडीशन थी कि गुजरात का राजा बच्चा है। गुजरात का राजा कौन है? मूलराज सेकंड। और ये टाबर है अभी, तो लगा यार राजा टाबर ही है तो कोई दम वाली बात भी नहीं है, और मैं एक बड़ी सेना लेके जाता हूं तो गुजरात पर कब्जा कर लूंगा, गुजरात को लूट लूंगा, गुजरात के मंदिर भी तोड़ दूंगा। इसलिए अफगानिस्तान से आता है सिंध। अफगानिस्तान से कहां आता है? सिंध वाले। पाकिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान के कौन से प्रांत में आता है? सिंध। अफगानिस्तान से आया सिंध, और सिंध में आने के बाद उसे लगा कि मैं ये राजस्थान सिरोही वाले बॉर्डर से होता हुआ गुजरात में घुस जाऊंगा, और गुजरात में घुस के गुजरात को लूट लूंगा, क्योंकि गुजरात का राजा तो अभी टाबर है। और गुजरात का राजा कौन है? तो वो सिंध आता है, सिंध से इधर सिरोही की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है। मूलराज सेकंड की मम्मी को यह बात पता चलती है। मम्मी का नाम क्या है? नायिका देवी। क्या नाम है? नायिका देवी को इस बात का पता चलता है कि भाई इस प्रकार से और अटैक होने जा रहा है, और मोहम्मद गौरी गलत फहमियों में जी रहा है, और मोहम्मद गौरी को लगता है कि बच्चा है इसलिए अपने यहां पर कब्जा कर लेंगे। और नायिका देवी ने कहा कि नहीं भाई, बच्चा है तो क्या है, मैं लड़ूंगी, मेरे बेटे की तरफ से मैं लड़ाई कर लूंगी। नायिका देवी बहुत बुद्धिमान महिला थी, और नायिका देवी इस बात को जानते थे कि गौरी की सेना बड़ी है और अपनी सेना कम है, इसलिए बड़ी सेना का मुकाबला छोटी सेना मैदान के अंदर सीधा सीधा कर नहीं सकती। इसलिए युद्ध पहाड़ों में लड़ा जाना चाहिए। कहां लड़ा जाना चाहिए? पहाड़ों में छापामार युद्ध किया जा सकता है। कैसा युद्ध हो सकता है? गुरिल्ला। उसमें कम सेना होती है, तो पहाड़ियों में एक तो क्या होता है, दुश्मन की पूरी सेना एक साथ नहीं आ पाएगी कभी। दुश्मन की सेना को टुकड़ी टुकड़ी में आना पड़ेगा, और टुकड़ी टुकड़ी में आएगी तो आपकी टुकड़ियां लड़ लेगी। तो उसने कहा कि अपने गुजरात में नहीं लड़ेंगे, अपने थोड़ा सा आगे की तरफ चलो, आबू के पहाड़ों में लड़ेंगे। और आबू के पहाड़ों में गांव था, गांव का नाम था काइंद्रा। क्या नाम था? घाटियों के बीच में बसा हुआ है गांव, मतलब दो तरफ से पहाड़, बीच में से एक संकड़ा सा रास्ता आता है, और रास्ते के इधर कौन सा गांव बसा हुआ है? काइंद्रा। उसने अपनी सेना काइंद्रा के गांव में लगाई। अब वो बीच में संकड़ा रास्ता है, तो गौरी की पूरी सेना एक साथ तो नहीं आ पाएगी, थोड़ी थोड़ी सेना आएगी, और थोड़ी थोड़ी सेना आएगी तो देखेंगे। अपने पहाड़ों में लोकेशन लेके पहले ही बैठ जाओ। नायिका देवी इस बात को भी जानती थी कि अकेले पार नहीं पड़ेगी, इसलिए अपने राजस्थान के आसपास के राजाओं को उसने मैसेज किया। अब गुजरात के टच वाले राज्य कौन से होंगे? जालोर, सिरोही, पाली, ये जिले लगेंगे। सिरोही में उन दिनों क्या हुआ करता? आबू में कौन राज कर रहे हैं? परमार। उसने परमारों के पास मैसेज भेजा कि मेरी सहायता करने के लिए आओ। परमारों की तरफ से सहायता करने के लिए कौन गए? धारावत। जालोर में उन दिनों सोनगरे कब्जे करते आ रहे थे, इधर जालोर वाले सोनगरों के पास मैसेज भेजा, तो उधर से कौन आया? कीर्ति। पाली में तब नाडोल हुआ करता, नाडोल वालों के पास मैसेज भेजा, तो वहां से कौन आया? ये भी इस बात को जानते थे कि नायिका देवी हमारी है, हमारे देश की है, भले ही वो अलग राज्य की है पर है तो भारत की, और ये जो बाहर से आदमी आ रहा है ये अपने देश का नहीं है, तो इसके मुकाबला करने के लिए हमें नायिका देवी का साथ देना चाहिए। तो नायिका देवी दो बुद्धिमानी दिखाती है। नायिका देवी अपनी सेना को मैदान में ना रख के पहाड़ों में लेके आती है, और नायिका देवी आसपास के राजाओं से गठबंधन बना लेती है। क्या बना लेती है? अब राजस्थान के राजा उसके सेनापति के रूप में साथ में खड़े हुए हैं। नायिका देवी खुद युद्ध के मैदान में आई हुई है गौरी से लड़ने के लिए। गौरी कहां का राजा है? कौन से युद्ध में लड़ रहे हैं वो लोग? कब लड़ रहे हैं? इतना भयंकर मारा था गौरी को, इतना ज्यादा भयंकर मारा था कि मतलब चप्पलें हाथ में लेने का मौका नहीं मिला था, चप्पलें इधर ही रह गई थी। धारावर, स्केलन और कीर्तिपाल ने धोतियां खुलवा ली थी गौरी की। कौन से रास्ते से भागे थे उनको खुद को ही नहीं पता था। मुझे लगता है यार काइंद्रा का युद्ध क्या युद्ध है भारतीय इतिहास का, कि भारतीय इतिहास की रानी ने गौरी जैसे दुर्दांत आक्रांता को दांत खट्टे करके भगाया था यहां से। गांव में जब किन्हीं के परिवारों में लड़ाई होती है ना, तो लोग धमकियां देते हैं कि हमसे पंगा लिया तो है, महंगा पड़ेगा, रास्ता बुला देंगे तेरे को। क्या बुला देंगे? मुझे लगता है नायिका देवी ने सच में रास्ता बुला दिया था। गौरी की अगले 13 साल तक हिम्मत नहीं भी दोबारा भारत पर अटैक कर ले, और 13 साल बाद जब वो तराइन के युद्ध में दोबारा लड़ने के लिए आया था तो उसका रास्ता चेंज था। इस बार वो पंजाब वाले रूट से आया है। किस रूट से आया है? और भारतीय इतिहास की विडंबना देखिए कि हम नायिका देवी जैसी महान महिला को जानते नहीं है, हम काइंद्रा के युद्ध के बारे में जानते नहीं है।
भारत में अक्सर हम एक बात कहते हैं कि आजादी के बाद में भारत का बंटाधार किसने किया था? हम कहते नेता खा गए हमारे देश को, ये नेता सारे भ्रष्ट हुए, ये सारे खा गए। मुझे लगता है नेता हमारे देश के बहुत भले हुए और नेताओं ने अपने देश को बचा के रखा है, अपने देश को खा गए इतिहासकार। इन कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने इतना गलत सलत इतिहास पढ़ा है जिसकी हद नहीं है। बाकी सब राजाओं के पन्ने भरे हुए मिल जाएंगे आपको, मतलब गौरी पर पन्ने ज्यादा है, नायिका देवी पे नहीं है। यदि भारत का बच्चा बच्चा नायिका देवी जैसी महारानी के बारे में नहीं जानता है, काइंद्रा युद्ध के बारे में नहीं जानता, धूड़ है तुम्हारे इतिहास के ज्ञान पर। उन इतिहासकारों को उल्टा लटका के बास्ते बढ़ जानी चाहिए नीचे कि तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो यार कि हमारे काइंद्रा के युद्ध के बारे में तुम ना बताओ, हमारी नायिका देवी के बारे में तुम ना बताओ। इतिहास का सही जानकारी नहीं देने भी अपने आप में अपराध है, वरना नायिका देवी जैसी महिलाओं के बारे में बताया जाता तो कितनी भ्रांतियां टूटती है। जो भ्रांतियां हैं कि महिलाएं अबला होती है, ये अबला है। आप देखिए कि राजस्थान के राजा उसके झंडे के नीचे लड़ रहे हैं, वो नेतृत्व कर रही है और बाकी उसके अंडर के अंदर लड़ रहे हैं। इसका मतलब हमारे राजा एक महिला का नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं। इसका मतलब महिला यज्ञ, बुद्धिमान, वीर, पराक्रमी, जितनी भी विशेषताएं रही होगी उस महिला के अंदर रही होगी। एक महिला ने सरेंडर करने के बजाय, आत्मसमर्पण करने के बजाय लड़ना स्वीकार किया, युद्ध के मैदान में उतर कर आ गई थी। एक महिला गोरी जैसे दुर्दांत आक्रमणकारी को जो आसपास में सब जगह जीत रहा था उसको यहां से हरा के भगाती है। तो वो महिला कौन थी? होना यह चाहिए कि नायिका देवी के बारे में बच्चा बच्चा जाने, पर अपनी हिस्ट्री इसी प्रकार से लिखी गई, इस प्रकार के कांड किए गए कि अपने हिस्ट्री में ज्यादातर में तो बातें वो बताई हुई है जिधर अपने वाले को हार गए थे। जहां अपने वाले जीते अपने हिस्ट्री वाले खा गए। कि भाई 700 से अटैक होने शुरू हुए और 1192 में त्राइन का युद्ध हारे और उसके बाद में शासन हुआ। तो 700 से 1192 तक तो शासन नहीं हुआ ना। इसका मतलब 700 से 1192 के बीच जितने युद्ध हुए उसके अंदर वो हारे आना। तो कितने युद्धों के बारे में हम जानते हैं? हम तराइन का पहला युद्ध के अलावा कौन से युद्ध के बारे में जानते हैं? काइंद्रा का भी तब जानते हैं जब मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं। और जब मैं केलन कीर्तिपाल के लिखवाता और मैं कहता हूं काइंद्रा का युद्ध आगे पढ़ेंगे, तब हम में से किसी के दिमाग में आता भी नहीं कि काइंद्रा का युद्ध क्या था। पढ़ेंगे तब ठीक है, आज हमने पढ़ लिया था, आज अपने 4 बातें जानते हैं। और अभी हम कितनी बातें जानते हैं काइंद्रा युद्ध के बारे में। इतनी, एक रानी थी उसने गौरी को हराकर यहां से भगा दिया था। होना चाहिए कि काइंद्रा युद्ध की तो हम लाइन लाइन जाने कि क्या सेनाओं की जमावट रही होगी, कहां लड़े होंगे, कैसे लड़े होंगे, कितने सेनापति गुजरात से आए होंगे, गौरी से किस प्रकार से लड़े होंगे, किस रास्ते से गौरी वापस भागा होगा, कितने पकड़ लिए गए होंगे, कितने मार दिए गए होंगे। तब तो बच्चा जाने देश के इतिहास के बारे में। पर अपने इतिहासकारों का बेड़ा गर्क हुआ। रोमिला थापर जैसे तो अपने इतिहासकार हुए। इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। शैतान का काम है कि बच्चों को गलत सूचनाएं दी जानी, बच्चों को गलत जानकारियां दी जानी। और इसलिए कई इतनी मतलब आधारभूत कमजोरियां आ जाती है समाज के अंदर जिसकी कोई हद नहीं। फिर आपने वैसे ही पढ़ाना शुरू किया, हमारी तो महिलाएं अबला थी, हमारी तो महिलाओं से इतना शोषण किया जाता था। वरना आप नायिका देवी जैसी महिलाओं के बारे में पढ़ाते तो समझ में आता कि साहब शोषण क्या हो रहा है। यहां तो महिला 3 का इनका शोषण कर रही है। महिला करिए तुम लड़ने के लिए आओ और इन तीनों को लड़ने के लिए जाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उस महिला का दबदबा है ना। वरना कौन जाए किसी की तरफ से लड़ने के लिए। आप ये पढ़ाते तो हमारी महिलाएं आज भी सोचती कि हम सारी सबला है। वरना तुम लड़कियां खुद ही सारी सोच लेती हो। जब बार बार ये बात की गई कि नारी अबला है, मतलब हिंदी का लेख वहीं से शुरू होता है कि महिला तो मैं काय अबला हो, तुम सारी सबला हो, तुम सारी नायिका देवी हो। और कोई आए सामने थप्पड़ मार दे खींच खींच के, जैसे नायिका देवी ने गौरी को पीटा था वैसे पीट पाट दिया करो, तो दोबारा रास्ता भूल जाएगा आदमी, तो कभी दोबारा आ नहीं पाएगा। अब मैं कई बार ये क्लास में बताता रहता हूं कि मॉक इंटरव्यू लेते हैं, आरएस वाले मॉक इंटरव्यू होते हैं। आप प्री पास कर लोगे, आप मेंस पास कर लोगे तो आपके मॉक इंटरव्यू लेंगे। आजकल एसीएफ वालों के चल रहे हैं, तो आजकल ऑफिस में डायरेक्ट एसीएफ वाले बच्चे बैठे रहते हैं। अपने एसीएफ वालों को पढ़ाते नहीं, पर अपने बच्चे एसीएफ का पेपर पास कर लिया खूब सारे, तो उन बच्चों ने आका साहब इंटरव्यू देने और कहां जाएंगे, आपके स्टूडेंट आप ही लो। ठीक है, अपने स्टूडेंट है तो अपने ले लेंगे, कोई नहीं, टाइम निकाल लेंगे, इनका इंटरव्यू ले लिए जाए। तो जो भी सिलेक्टेड लोग होते हैं आरएस वगैरह में, उनको बुला लेते हैं और उनके इंटरव्यू लेते रहते हैं। लड़कियां जब भी इंटरव्यू देने के लिए आती है तो इंटरव्यू का एक फेमस सा क्वेश्चन होता है। किसी भी लड़की से पूछा जाता है कि तुम्हारी आदर्श महिला कौन है, आपकी आदर्श महिला कौन। लड़कियों को जवाब ही नहीं आता। लड़कियां या तो कई देर सोच साच के कहती है मम्मी। अरे मम्मी सबकी आदर्श ही होती है, आपकी मान डाकण कौन का है? कौन कहता है कि नहीं मेरी मम्मी आदर्श मम्मी नहीं है? कौन कहता है यार मम्मी को सारे आदर्श ही बताते हैं? तो वापस इंटरव्यू वाला कहता है नहीं नहीं प्लीज थोड़ा सोच के बताइए कौन महिला आपके आदर्श है। फिर कई देर सोचती है, फिर कहती है नानी। नानी ने बहुत संघर्ष किया था, दादी ने भी संघर्ष किया था, सबकी दादियों ने संघर्ष ही किया है। मुझे लगता है यार इनके दिमाग में नायिका देवी क्यों नहीं आती? आदर्श महिला कौन है? तो कौन है?